नियति नियति क्या नहीं करती। राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। वैसे ही ठीक नरेंद्र मोदी के साथ हुआ। अगर नियति में नहीं लिखा होता तो नरेंद्र मोदी अपना मुख्यमंत्री गुजरात का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन नियति ने कुछ और सोचा था। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना तय था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये कोरोना काल में बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनमें से एक किताब थी विनय सीतापति की जुगलबंदी। दूसरी किताब थी अटल बिहारी वाजपेयी की द अनटोल्ड वाजपेयी। तीसरी थी लाल कृष्ण अडवाणी की मेरा देश मेरा जीवन। जब ये किताब मैंने पढ़ी तब मुझे लगा कि राजनीति जैसे बाहर दिखाई देती है वैसे अंदर नहीं है। नेपथ्य के पीछे बहुत सारी कहानियां होती है। आज वैसे ही कहानी की मैं एक बात करने जा रहा हूं, जिसे नरेंद्र मोदी को एक ऐसा रास्ता बनाकर दे दिया जो अपनी मेहनत से भारत का प्रधानमंत्री बन गए। बात ऐसी थी, 2002 फरवरी में गोधरा कांड हुआ। उसके बाद मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सभी ने एक ऐसा मत व्यक्त किया, नरेंद्र मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। वाजपेयी पर भी प्रेशर आ रहा था। सब लोग यही बोल रहे थे कि गुजरात सरकार की भूमिका शंकास्पद है, गुजरात पुलिस की भूमिका भी शंकास्पद है। मोदी जी क्या कर रहे थे? इतना सारा नरसंहार क्यों हुआ, कैसे हुआ? बाद में वाजपेयी पर जब प्रेशर आया तो वाजपेयी ने 4 अप्रैल 2002 को गुजरात की मुलाकात की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब पहुँचे तब नरेंद्र मोदी ने बहुत उष्मा के साथ स्वागत किया। वहाँ से वो सीधे गोधरा स्टेशन, जहाँ साबरमती एक्सप्रेस पे जो दुर्घटना हुई थी उसको देखने के लिए वहाँ पहुँचे। वाजपेयी ने ये सब नज़ारा देख के बाद सीधे शाह आलम शरणार्थी शिविर में गए। शाह आलम शरणार्थी शिविर में 9 से 10 हज़ार लोग शरणार्थी थे। सबके साथ तो वार्तालाप पॉसिबल नहीं था, लेकिन कुछ लोगों से बात की वाजपेयी ने। एक युवा ने ऐसा कहा कि साहब, आप गुजरात के मुख्यमंत्री को बदल दीजिए। उसी वक्त वाजपेयी के पीछे नरेंद्र मोदी अदब के साथ वहां खड़े थे। एक और युवा आया और उसने बोला, ये कातिल है। जैसे ऐसा लग रहा था कि एक माहौल वाजपेयी के आगे बनाया जा रहा था कि मोदी, इस सब के पीछे मोदी जी का ही हाथ है। वाजपेयी जी व्यथित हो गए। उसके बाद वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी वक्त प्रिया सहगल नाम की एक अंग्रेजी पत्रकार ने वाजपेयी जी को एक प्रश्न पूछा। कहा कि गुजरात मुख्यमंत्री के लिए आपका क्या संदेश है? तब जो वाजपेयी जी ने कहा वो पूरी दुनिया ने सुना, देखा और अपने अपने तरीके से सोचने की कोशिश की। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। One last question. तो प्राइम मिनिस्टर, we heard your question, your message for the officials जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म
ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी ने मोदी जी को राजधर्म का पालन करने के लिए बोला। यहाँ तक पूरा वीडियो सभी लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद जो बात कही गई थी, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब। उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा नरेंद्र भाई भी यही काम कर रहे हैं। वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि किसी के दबाव में आकर अपना निवेदन बदल दे। फिर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से ये वीडियो का, ये इंटरव्यू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अलग अलग पृथक्करण किया। उसके बाद वाजपेयी जी वापस दिल्ली आ गए। वाजपेयी जी ने मोदी जी का इस्तीफा मांगने की कोशिश की। वाजपेयी जी को 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कंबोडिया जाना था। वो सोच रहे थे कि मैं जब कंबोडिया जाऊं उससे पहले मोदी जी इस्तीफा दे दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वाजपेयी बहुत व्यथित थे। वो कंबोडिया जाने के लिए 7 अप्रैल को निकल गए। रास्ते में अरुण शौरी से वो बात कर रहे थे और बोला, मुझे विदेश क्यों भेजा जा रहा है, मेरे चेहरे पे कालिक है। तब अरुण शौरी ने कहा, ऐसा कीजिए, सिंगापुर पहुंच के आप अडवाणी जी को कॉल कीजिए और बोलिए मोदी जी का इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन उसी समय वाजपेयी जी और अडवाणी जी के साथ बातचीत नहीं होती थी। जैसे दो मित्रों, दो लीडर, दो नेता एक दूसरे से रूठ गए हैं। वाजपेयी जी ने बात नहीं की, इसीलिए मोदी जी का इस्तीफा भी नहीं आया। 11 तारीख को वाजपेयी जी वापस आ गए। 12 तारीख को गोवा में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी, वहां जाना तय था। वाजपेयी जी के साथ जो स्पेशल प्लेन जा रहा था उसमें जसवंत सिंह और लाल कृष्ण अडवाणी तीनों जा रहे थे। लेकिन ब्रिजेश मिश्रा ने रात को अरुण शौरी को फ़ोन किया और बोला, आपने गोवा के लिए टिकट बुक करवा दी? अरुण शौरी ने बोला हाँ। तो ब्रिजेश मिश्रा ने कहा, ऐसा कीजिए, आप वो टिकट कैंसिल करवा के जो स्पेशल प्लेन जा रहा है उसमें जाइए। वाजपेयी जी, लाल कृष्ण अडवाणी और जसवंत सिंह के साथ आप जाइए, जिस कारण आप वाजपेयी जी और लाल कृष्ण अडवाणी के साथ बात कर सके। अरुण शौरी ने वैसा ही किया। दूसरे दिन वो तीनों के साथ जहाज में बैठ गए। वाजपेयी जी ने अरुण शौरी को कहा कि मैं बहुत व्यथित हूँ, मोदी जी ने एक बार भी इस्तीफे की पेशकश भी नहीं की, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जहाज के एक हिस्से में 4 कुर्सियां रखी गई थी। वाजपेयी जी और लाल कृष्ण अडवाणी आमने सामने बैठे थे। एक दूसरे का चेहरा देखना न पड़े उसी कारण उन्होंने एक इंग्लिश अखबार अपने मुंह के आगे रख दिया। अडवाणी जी ने भी ऐसा किया। तब
द डेली में ऐसा लिखा था कि अब मोदी जी का क्या होगा। तब अरुण शौरी ने वाजपेयी जी के हाथ में से न्यूज़पेपर ले लिया और कहा, सर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 दिन से जो आप अडवाणी जी के साथ बात करना चाहते हैं उससे बात कर दीजिए। तब दोनों के बीच बातचीत हुई और वाजपेयी ने कहा, मोदी जी इस्तीफा दे दें। अडवाणी जी मान गए। वाजपेयी जी बहुत खुश हुए। ऐसी बात तय हुई कि गोवा की कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन मोदी जी अपना इस्तीफा पेश करेंगे और सब उसका स्वीकार कर लेंगे। ऐसी बात तय हो गई। सब लोग गोवा पहुंच गए। अब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। मंच पर वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी और इसी वक्त जो बीजेपी के पक्ष प्रमुख थे जन कृष्ण मूर्ति बैठे थे। सामने आमंत्रित मेहमानों और कार्यकारी सदस्य बैठे थे। पहली हरोर में मोदी जी बैठे थे। तब जब बैठक शुरू हुई, मोदी जी ने खड़े होकर उन्होंने अब फरवरी 2002 में दंगों के दरमियान सरकार की भूमिका, पुलिस की भूमिका कितनी सराहनीय थी वो सब बात की। ये सब कौमी रमखान खत्म हो जाए इसीलिए क्या क्या काम किया वो सब विगतवार रजूआत की। उसके बाद मोदी जी बोले, मैं सरकार और पक्ष को नुकसान हो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तभी सामने बैठी भीड़ में से नहीं नहीं का नारा लगने लगा और मोदी जी जिंदाबाद ऐसा नारा भी लगने लगा। तब वाजपेयी जी को लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। तब वाजपेयी जी ने समय को समझते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं, कल उसके बारे में बात करेंगे और जो कुछ है वो तय करेंगे। लेकिन भीड़ ने कहा, नहीं, अभी ही तय कीजिए और बताइए मोदी जी का क्या करना है। मोदी जी इस्तीफा देते हैं, लेकिन हम सब उनके विरोध में हैं। तब वाजपेयी जी ने देखा लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता मोदी जी के साथ खड़े पाए। वाजपेयी जी ने फिर से मोदी जी की तारीफ करके एक ठराव पसार किया और गुजरात सरकार ने जो कुछ किया वो अच्छा काम किया है, वैसी बात रख के कार्यकारिणी की बैठक की पहले दिन की समाप्ति हो गई। वाजपेयी जी बहुत व्यथित थे, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं चल रहा था कि ये हुआ कैसे। अगर आडवाणी जी सम्मत थे तो किसी भी नेता की ताकत नहीं थी कि उनके विरोध में जाए। तब पता चला आडवाणी जी ने जहाज में जो बात की थी वो मानी थी, लेकिन उन्होंने वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन ने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की कि जिससे मोदी जी का इस्तीफा मंजूर न हो। अरुण जेटली जी को आडवाणी जी ने गुजरात अगले दिन भेज दिया था और वह तय किया था कि जो कार्यकारिणी बैठक में बैठे हैं उनमें से मोदी जी की फेवर कौन करेगा। जाहिर में कौन बोल सकेंगे कि मोदी जी का इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए, इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है। यह तय करने के बाद ये सब ड्रामा गोवा की कार्यकारिणी बैठक में हुए। बैठक खत्म हो गई, 3 दिन समाप्त हुए। उसके बाद सब अपने अपने प्रदेश चले गए, लेकिन वाजपेयी जी इतने व्यथित थे कि एक दिन पार्लियामेंट में जो उनकी ऑफिस थी वहाँ उन्होंने अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। प्रमोद महाजन देख गए और दौड़ते हुए जसवंत सिंह को बताया
जल्दी आइए, वाजपेयी जी को समझाइए। उसके बाद जसवंत सिंह ने कुछ भी करके वाजपेयी जी को समझाया, नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपकी सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। ये सब बातें ये किताब के आधार से और अरुण शौरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में उस वक्त जो लेख लिखे थे उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, नियति जो सोचती है वो किसी को पता नहीं चलती और वो होकर ही रहती है। धन्यवाद।